इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 14 विभाजन को समझना भाग 8। इसमें हम मदद, मानवता और सद्भावना के बारे में पढ़ेंगे। मदद में आ जाएगा किसने मदद किया, मानवता मतलब इंसानियत किसने दिखाई, और सद्भावना अच्छा भाव, अच्छा आदर सत्कार किसने किया। समझ में आला? चलिए आगे देखते हैं हम समय की बर्बादी न करते हुए। हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले इंसानियत सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। आप विभाजन का हिस्सा पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसे बातें आपको उसके गर्भ में मिलेंगे। मतलब उस समय क्या क्या हुआ था उसके बारे में समझ में आएगा। अब्दुल लतीफ के मर्म स्पर्शी, अब्दुल लतीफ जो थे उनका एक मर्म स्पर्शी बयान था। तो उन बयानों जैसे बहुत सारे वृताओं से इस बात का पता चलता है कि इतिहासकारों ने इस आशय की अनगिनत कहानियां उजागर की है कि किस तरीके से बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। मतलब बंटवारा हो रहा था तो लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। ये बातें बताई गई है क्योंकि ये सब देखा गया है। ये आपसी हमदर्दी और साझेदारी नए मौकों के खुलने, मतलब यहाँ पर समझना, ये जो आपसी हमदर्दी थी और आपसी समझदारी, जिसको साझेदारी भी बोल सकते हैं, तो आपसी साझेदारी और हमदर्दी नए मौके के खुलने और सदमे पर विजय की कहानियां हैं। यहाँ पे आज हम लोग चाहें अगर जनता मिल जाए ना तो सरकार की औकात नहीं है कि देश को दो हिस्सों में बांट दे। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की जनता हिंदुस्तान में मिलने के लिए एकदम राजी हो जाए तो वहां के जितने भी अफसर हैं, जितने भी नेता हैं, उन सबको घुटने टेकना पड़ेगा, भारत में एंट्री करना पड़ेगा। ये बात ऐसे ही इर्द गिर्द में नहीं बोला गया है, ये बात सही है, ऐसा किया जा सकता है। आगे कहानी पर चलने से पहले यहाँ पर अंगूरों की एक टोकरी सी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कराची हवाई अड्डे पर 1949 कब 1949 में हुई मुलाकात का ब्यौरा दिया गया है डॉक्टर सुखदेव सिंह की जुबानी। सुखदेव सिंह आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है, नाम दिख रहा है ना। इन्हीं के कहानी के ऊपर एक थोड़ा सा टुकड़ा है, उसको मैं बताता हूँ पहले, तब कहानी अपने ओरिजिनल पार्ट पर चलते हैं। मेरे दोस्त मुझे हवाई अड्डे के एक कमरे में ले गए जहां हम सब बैठकर गपशप करने लगे थे और साथ ही दोपहर का खाना भी खाया। मुझे कराची से रात 2:30 बजे, कितना 2:30 उतना बजे उड़ान से लंदन जाना था। मतलब उड़कर लंदन जाना था हवाई जहाज से। शाम को 5 बजे मैंने अपने दोस्तों से निवेदन किया कि उन्होंने बड़ी फराखदिल, यहाँ पर समझना कि उन्होंने बड़ी फराखदिल से मुझे अपना समय दिया। मतलब बड़ा दिल से मुझे एक समय दिया, मेरे साथ समय बिताया। मेरी समझ से अब उनसे सारी रात रुकने की उम्मीद करना तो बड़ी ज्यादती होगी। मेरे समझ से उनके साथ बोले कि पूरी रात रुको, ये उनके साथ ज्यादती हो सकती है। वे यह तकलीफ नहीं उठाए तो अच्छा है। मगर रात के खाने तक कोई भी नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा कि वे लोग जा रहे हैं। फिर उन सब लोगों ने बोला कि मैं जा रहा हूँ और मैं जहाज पर चढ़ने से पहले थोड़ा आराम कर लूं। मैं रात के करीब 1:45 बजे उठा और जब दरवाजा खोला तो पाया कि वे सबके सब तब तक वहीं थे। वे सब जहाज तक मेरे साथ आए और बिछुरने, मतलब जब बिछुरा जाता है ना, तो बिछुरने के पहले उन्होंने मुझे अंगूर की एक टोकरी सी भेंट की। मतलब अंगूर की एक टोकरी इनको भेंट में दिया गया। मेरे लिए प्यार के इस उमड़ते सैलाब मतलब अंदर से आता है ना प्यार की भावनाएं, वैसे ही। तो प्यार के इस उमड़ते सैलाब और इस पड़ाव से मुझे मिली खुशी की एक कृतज्ञता व्यक्त करने को मेरे पास शब्द नहीं थी। जब उस समय इतना खुशी हुआ कि किसी शब्द के अनुसार मैं अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर सकता, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता था। अब आते हैं अपने पाठ पे, ठीक है। तो इस लिहाज से सुखदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल हैं। किस बात का भैया?
देखते हैं किस बात का मिसाल थे। सुखदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे। क्या थे? सिख डॉक्टर थे, सिखों के डॉक्टर थे। और तपेदिक, तपेदिक मतलब क्या होता है? तपेदिक के विशेषज्ञ थे। तपेदिक मतलब ये जो गर्म बॉडी हो जाता है ना, बुखार वगैरह, ये सब तपेदिक बोला जाता था। और भी बहुत सारी बीमारी हो जाते हैं जिसमें बॉडी गर्म हो जाता है, मतलब लगता है कि बुखार हो गया, तो उसके विशेषज्ञ मतलब स्पेशलिस्ट थे। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे। कहाँ पे? धर्मपुर एक गांव है, आपको ये पंजाब में मिलेगा। तो वहां पर क्या थे? तैनात थे। अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पहले पाकिस्तान पंजाब में पड़ता था, अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन रात लगाकर, कब? पूरा दिन रात लगाकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं को प्रदान की। क्या की? यहाँ पर समझना, एक लाइन छूट गया। उन्होंने पूरा दिनों रात लगाकर असंख्य प्रवासी मुसलमान, सिख, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। यहाँ पर समझना कि भैया कोई किसी को नहीं जानता था, फिर भी आने वाले लोगों को पूरा बढ़िया से ट्रीटमेंट हुआ, बढ़िया से उनसे बात किया गया, भोजन मिला, जगह मिला, सुरक्षा मिला रहने के लिए। धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे, यहाँ पर समझना कि धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे और सौहार्दता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया था। आज भी धर्मपुर में जो भी प्रवासी आकर रहते हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, उनकी पूजा होती है वहां पे, क्योंकि उनके वजह से ही इनकी जान बच पाई थी। आज आप जाओगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा क्या क्या कैसे कैसे था। उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसे दिल्ली और कई जगह के मुसलमानों को गांधी जी पर था। तो जितना गांधी जी पर भरोसा था उतना ही भरोसा इनके ऊपर भी किया जाता था, डॉक्टर साहब के ऊपर भी। क्या नाम था? सुखदेव सिंह। नाम फिर से दिखा दूं, सुखदेव सिंह, याद रहेगा। आगे देखिएगा, गांधी जी की याद तो इन लोगों ने दिलवा दिया। आगे देखते हैं, इनमें से एक महमूद उमर नाम है किसी का, तो एक का नाम था महमूद उमर ने सुखदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा था, पूरी विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई नहीं देती, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपने अस्पताल में एक सीट दे दीजिए। मतलब ऐसा चिट्ठी लिखकर डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सुखदेव सिंह को भेजा गया था। यहाँ पर इस डॉक्टर की बात कर लेंगे तो इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों, मतलब उनका जो डायरी था उसमें लिखा गया था, जिसका नाम है आज लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट और रिमेम्बरेंस फॉर 1947। मतलब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो मोहब्बत नफरत से ज्यादा ताकतवर होती है, मोहब्बत नफरत से ज्यादा ताकतवर होती है और 1947 की यादें, यही बात है उस किताब में लिखा गया है। और बात सही है, मोहब्बत जो है नफरत से ज्यादा ताकतवर होती है। मोहब्बत एक दिन नफरत को भी मिटाकर मोहब्बत का पैगाम लगा सकती है, यही सामने आता है। और 1947 की यादें से पता चलता है कि क्या क्या हुआ था। यहाँ आगे देखेंगे, यहाँ डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए, जो भी काम किए थे उनको बयान करते हुए लिखा है कि एक इंसान होने के नाते बिरादर, एक इंसान होते के ना, इंसान मतलब क्या? एक अच्छा आदमी। तो इंसान होने के नाते बिरादर इंसानों के, मतलब अपने बिरादरी के, तो बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश थी, मतलब इतना किए तो बोले छोटी सी कोशिश थी। उन्होंने 1949 में कराची की 2 संक्षिप्त यात्राओं का गौरव से जिक्र किया है। कराची गए हैं, आए हैं, तो 2 संक्षिप्त यात्राओं के बारे में जिक्र किया है अपने स्मरण में, अपने डायरी में। उनके पुराने दोस्तों और धर्मपुर में उनसे मदद लेने वालों को कराची हवाई अड्डे पर, यहाँ पर समझना कि उनके पुराने दोस्त और धर्मपुर में उनसे मदद लेने वाले जितने भी लोग हैं उनको कराची हवाई अड्डे पर उनके साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका मिला, जो लंदन जाने से पहले इनको समय मिला था। पहले से
उन्हें पहले से उन्हें जानने वाले 6 पुलिस कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज तक गए। मतलब जानते थे कांस्टेबल लोग, तो कांस्टेबल 6 थे जो हवाई जहाज तक ले गए और जहाज पर चढ़ते हुए उन्हें सलामी दी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, मेरी आंखों से आंसू छलक आए। ऐसा उनके यादों में, मतलब उनके स्मरणों में लिखा गया था, डॉक्टर सुखदेव सिंह के यादों में, मतलब अपने डायरी में उन्होंने लिख कर रखा था, जिसको हम लोग अभी आप पढ़ सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राहत कैंप लगा हुआ है, हर जगह शरणार्थी शिविर लोगों से भरे हुए थे और इन लोगों को केवल खाना और छत ही नहीं चाहिए थी, बल्कि प्यार और शहादत की भी जरूरत थी। इनको प्यार भी चाहिए था, जगह भी चाहिए था, एक अच्छा संभावना भी चाहिए था और सुरक्षा भी चाहिए था। इन सब को देने के नाते भारत सरकार कही कि देंगे यार, हम देंगे, डोंट वरी, आई एम हियर, यू डोंट फियर, आई एम हियर। तो इस प्रकार से मदद लोग किया। टेंशन की बात नहीं है, हम भारत में हैं, एक न एक दिन तो हमें अच्छी जिंदगी जीने को मिलेगा ही। मौखिक गवाही और इतिहास, हमने अभी मदद पढ़ा, मानवता पढ़ा, सद्भावना पढ़ा। अब यहाँ पर मौखिक गवाही और इतिहास देखेंगे कि लोग अपने मुंह से कैसे गवाही देते थे, क्या क्या हुआ था, हो रहा था। क्या आपने उन चीजों पर गौर किया जिनके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्रों में पिरोया गया है, मतलब एक लाइन से लिखा गया है। कभी आपने गौर किया? नहीं किया। अब यहाँ पर करना, मौखिक वृत्तांत, स्मरण, डायरिया, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरे, इन सब से तकसीम के दौरान, मतलब आने जाने के दौरान, बंटवारे के दौरान आम लोगों की कहानियों और मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे को पीड़ा तथा एक सयाह दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं। मतलब समझो कि हम लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ रहे हैं, लोगों ने बोला है, उनकी यादें हैं, उनकी डायरियां हैं, उनके पारिवारिक इतिहास है, स्वलिखित ब्यौरे हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ पढ़कर एक लाइन से उसको सजा कर लिखा गया है, जिसमें अनेकों लोग का बंटवारा का दौर में पीड़ा सहना, एक चुनौती सहना, इन सब के बारे में लिखा गया है। उनके लिए यह एक सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग, कांग्रेस अथवा औरों की दलगत सियासत का मामला नहीं था। समझना यहाँ पर, जिन्होंने बंटवारा किया, जिन्होंने बंटवारे के बीज बोए, उनके लिए बस संवैधानिक विभाजन हो सकता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विभाजन हो सकता है, लेकिन औरों की दलगत सियासत का मामला ही नहीं था। यहाँ पर समझना, जो लोग उनमें जूझ रहे थे उनके लिए दिक्कत था। वो कैसे लोग थे? जो सरकार बदली तो वो लोग भी अपने जगह बदल गए, नहीं बदलना चाहिए था। बाद में मजबूर कर देते हम दोनों देश को मिलने के लिए, अगर नहीं बदलते तो। हम एक जगह से दूसरे जगह पर चले आए, नहीं आते ना तो किसी की औकात नहीं होती कि चूचा कर देवे, जहां चूचा करेंगे वहीं पर काट देंगे। ऐसी बातों को मानकर आगे चलना चाहिए। छोड़िए, जिन्होंने देश को बांटा उनके लिए अलग बात होगी, एक संवैधानिक विभाजन होगा, लेकिन जो लोग बटे, जो लोग एक दूसरे इस देश से उस देश गए, उनके लिए संवैधानिक बंटवारा नहीं था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का बंटवारा नहीं था, उनके लिए अपने जमीर का बंटवारा था, उनके लिए अपने जमीन का बंटवारा था, उनके लिए अपने पेट का बंटवारा था, उनके लिए अपने दिल का बंटवारा था, उनके लिए अपने घर का बंटवारा था। अब इतना कुछ झेलने के बाद लोग चुप रहेंगे क्या? नहीं चुप रहेंगे। उन्होंने बोला, बीज बोया, भैया हम भारत में हैं। उनके लिए यह जीवन में अनपेक्षित बदलावों का वक्त था। जो भी लोग इधर से उधर गए थे, उनके लिए एक ऐसी बदलाव का समय था जो उन्होंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। 1946 से 1950 के दौर में, समझना यहाँ पर, 1946 से लेकर 1950 के और उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की जरूरत थी। मनोवैज्ञानिक, मानसिक तौर पर पीड़ा, भावनात्मक, भावनाओं का पीड़ा, सामाजिक संयोजन, इस जगह से उस जगह जा रहे, खाने पीने रहने का क्या बंदोबस्त होगा, सब भी बारे में जानना पड़ता था ना जी।
वहां पर जाएंगे तो क्या खाएंगे, रहेंगे तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब बातें सोचना पड़ता था। यूरोपीय महासंघ, यूरोपीय महाध्वंस, महाध्वंस मतलब होलोकॉस्ट, जो उनका गृह युद्ध चल रहा था, चले मरे वो सब, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोपीय महाध्वंस होलोकॉस्ट की तरह हमें विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए। केवल हमारे लिए यह एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह हमारे लिए धार्मिक घटना भी थी, बल्कि इससे गुजरने वालों द्वारा उसे दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। जो इस बंटवारे से गुजरे थे, जो बंटवारे में सम्मिलित थे, उनके याद, उनके अर्थों से भी हमें गुजरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसी घटना की हकीकत को, कोई भी घटना हो, अभी तो हम आज़ादी की घटना पढ़ रहे हैं, जब विभाजन हुआ, तो किसी घटना की हकीकत को स्मृतियों और अनुभवों से भी आकार मिलता है। स्मृति जो हमें याद है, जो हमने झेला, अनुभव जो हमारे को पग 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 मतलब हर जगह पर हमें नया नया अनुभव फेस हुआ, देखने को, समझने को, सीखने को, वहां से हमें कुछ मिल सकता है, वहां से हमें एक नया आकार मिल सकता है। हम उन सब चीज को बजाने बिना तो छोड़ नहीं सकते ना। व्यक्तिगत स्मृतियों, व्यक्तिगत मतलब हर किसी की यादें, हर किसी को याद थी वो भावनाएं, वह एहसास जो उनके बंटवारे के समय उनको झेलना पड़ा था, जो एक तरह का मौखिक स्रोत है, मतलब मौखिक गवाह सबूत है कि एक खूबी यह भी है कि उनमें हमें अनुभव और स्मृतियों को और बारीकी से समझने का मौका मिलता है। इससे इतिहासकारों को बंटवारे जैसे घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या क्या हुआ, इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सब जानने के बाद ही बहुत बड़ा बड़ा जीवनियाँ लिखने के लिए, बड़ी बड़ी किताबें लिखने के लिए काबिलियत मिलती है, तो हम जाकर लिख पाते हैं। लोग देश दुनिया में जाते हैं, देश दुनिया में लोगों से मिलते हैं, तब जाकर उनको जीने की एक कल्पना मिलती है सामने कि भैया अब हम जी सकते हैं। सरकारी दस्तावेज से इस तरह की जानकारियां हासिल कर पाना नामुमकिन होता है। जो लोगों की यादों में होती है उसको हम सरकारी दफ्तर में नहीं हासिल कर सकते हैं। सरकारी दस्तावेज नीतिगत और दलगत मामलों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। सही बात है, सरकारी दस्तावेज केवल नीतिगत और दलगत मामले भी उसमें लिखे जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। कैसे योजना बनवाई गई, क्या संबंधित था उससे, इसके बारे में रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन ये अनुभव, ये स्रोत, ये स्मृतियां, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं किसी भी सरकारी डाटा में, दस्तावेज में नहीं मिलने वाला है। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्ट और फाइलों, विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्ट और फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य या शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर तो काफी रोशनी पड़ती है, लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रभावित होने वालों के रोजमर्रा हालात और अनुभवों के बारे में खास पता नहीं चलता है। रोजमर्रा की हालात और अनुभवों के बारे में मालूम नहीं चलता। चाहे किसी भी सरकारी अफसर का फाइल उठा लो, किसी भी सरकारी अफसर का निजी दस्तावेज उठा लो, चाहे किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर पढ़ डालो, आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि रोजमर्रा की हालातें क्या थी लोगों का अनुभव क्या था, लोगों की याद शक्ति क्या थी, लोगों की स्मृतियां क्या थी। इसको जानना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पर लोग शरणार्थी बनकर रहते हैं। मौखिक इतिहास से इतिहासकारों को गरीबों और कमजोरों की कहानी मिलती है। मसलन अब्दुल लतीफ के पिता थुआ खालसा की औरतें गेहूं के खाली बोरों को बेचकर 4 पैसे का जुगाड़ करने और थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थियों, बिहार में बन रही सड़क पर काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्यवर्गीय बंगाली विधवा, एक पेशावरी व्यापारी। तो पेशावरी व्यापारी क्या करती थी, कुछ बेचने वाली काम करती होगी ना। तो पेशावरी व्यापारी जिसे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी गजब की चीज दिखाई दे रही थी,
लेकिन जिसे यह मालूम न था कि कटक कहाँ है, मतलब कटक में नौकरी उसको दिखाई दे रहा था, लेकिन कटक कहाँ ये तो किसी को पता ही नहीं था। यह हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्से में है, मतलब आपको ऊपरी हिस्सा किधर चला जाएगा, कश्मीर वाले हिस्से की तरफ ना, उधर ही है। या निचले हिस्से में, अच्छा मतलब यहाँ पर दिशा ही बताया जा रहा है, ऊपरी हिस्से में है कि निचले हिस्से में। पेशावर में तो हमने कभी इसके बारे में सुना नहीं, तो उसके अनुभवों को अपेक्षा से अंधकार से निकलकर, समझना यहाँ पर कि उसके अनुभवों को अपेक्षा के अंधकार से निकालकर अपने विषय के किनारों को और फैलाने का मौका मिलता है। मतलब उनकी यादों को लिख कर ये लोग और अपनी बातों को फैला रहे हैं। तो ये बातें थी जिसको कोई कुछ पता नहीं था कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। पहले तो गूगल मैप तो हुआ नहीं करता था, जीपीएस ट्रैकर तो हुआ नहीं करता था, व्हाट्सएप तो था नहीं, गूगल तो था नहीं कि भैया कुछ भी सर्च करो टक 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 तुरंत मालूम चल गया क्या है क्या नहीं है। पहले ये सब था नहीं, तो लोग पूछ पाछ के जाते थे, वह भी किसी को नहीं मिलता था। अब आप दिल्ली में हो, अब आप पहले आप दिल्ली में पूछोगे अच्छा जी बिहार कहाँ है, तो आपको बिहार आएंगे। बिहार में छपरा कहाँ है, तो छपरा आएंगे। छपरा में मसरक कहाँ है, तो मसरक जाइएगा। कि आप वहां पर पूछिएगा मसरक कहाँ है, तो कोई बताएगा नहीं बताएगा। घंटा किसी को पता है मसरक छोटा सा इलाका, अरे देश बहुत बड़ा है, अपना इलाका तो इतना छोटा है कि कोई जानता भी नहीं होगा। आप बाकी इलाकों में चले जाओ, छपरा का नाम लोगे तो लोग बोलेगा छपरा कहाँ है रे भैया, छपरा पटना, हाँ तो पटना तुरंत लोग बताएगा कि हाँ बिहार की राजधानी है पटना, पटना जा सकते हो बिहार में। चलिए आगे हम देखते हैं। इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास ऐसे मर्दों औरतों के अनुभवों की पड़ताल करने में कामयाब रहा है जिसके वजूद को अब तक नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब हम उसके बारे में खोजते गए हैं जिसके बारे में लोग नजरअंदाज कर देते थे, हम उसके बारे में अब सोचेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। ये बातें यहाँ पर थी। सहज स्वाभाविक मान लिया जाता था, सहज मतलब आसानी से, और स्वाभाविक मान लिया जाता था, या जिनका मुख्यधारा के इतिहास में बस चलते चलते जिक्र कर लिया जाता था। मतलब ये ऐसे लोग थे जिसके बारे में केवल एक बार बोल दो यार, चाहे चलते चलते थोड़ा बात कर लिए खत्म, चलते चलते जिक्र कर लिया, अरे भूजा खाना है ना, और वैसे ही इनकी जिक्र हो जाती थी और खत्म कर दिया जाता था। यह उल्लेखनीय बातें हैं क्योंकि जो इतिहास हम आम तौर पर पढ़ते हैं उसमें आम इंसानों के जीवन और कार्यों को अक्सर पहुंच के बाहर या महत्वहीन मान लिया जाता है। समझना कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं उस इंसानों के जीवन को, उनके कार्यों को अक्सर पहुंच के बाहर या महत्वहीन, किसी काम का नहीं लिया जाता है। ये बात सही है। आप ये इतिहास पढ़ रहे हो, आप इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे? आप क्लास 12 में हिस्ट्री पढ़े, आप इसका इस्तेमाल कितने फील्ड में कर पाओगे? किस फील्ड में कर पाओगे? किसी भी फील्ड में काम नहीं आएगा। आप किसी भी नौकरी में जाओगे, आपका ये क्या फर्क पड़ने वाला है? पहले की जमाने की बातें कौन याद करता है? कोई नहीं याद करता है। बात सही है कि नहीं? आप इसका इस्तेमाल केवल अपने अभी सीखने के लिए, एग्जाम देने के लिए कर सकते हो। जी नहीं, ये आपको बताने के लिए, कहानी बताने के लिए है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो क्या क्या हाल हुआ था, उसके बारे में बताने के लिए अपनी सरकार ने इसको किताब में लिखवाया है। अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में संकालू हैं। अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में उनको शक है कि सही है कि नहीं है। समझो कितने बार के वो महान होंगे, अभी तक शक है उनको। वे यह कहकर इसको खारिज कर देते हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं पाई जाती है और उनसे घटनाओं का जो जिक्र क्रम उभरता है वह अक्सर सही नहीं होता है, इसलिए ठुकरा दिया जाता है। इतिहासकारों की दलील है कि निजी तजुर्बा मतलब किसी का निजी अनुभव की विशिष्टता के सहारे सामान्यकरण करना, मतलब उसको लिखना, यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है, नहीं पहुंच सकते हैं, ये बोलकर खारिज कर दिया जाता है।
आप अपनी जीवनियां बताओगे, बहुत सारे इतिहासकार नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत कब होता? अब भूत की कहानी सुने हो, भूत देख लिए, वहां पर उनको ले जाए खड़े कर दो, पैखाना कर देंगे वहां पर, तब जाके इनको बुझाएगा अरे तेरी को भूत होता है रे। रात को इनको खड़ा करा दो बसवाड़ी में, जब बांस चर 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 करेगा ना तो इनका हालत खराब हो जाएगा, ठंडी के मौसम में पसीना टपकने लगेगा। तो उनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती और सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता। इसीलिए किसी भी गवाही को 2 लोग 3 लोग होते हैं गवाह। कोर्ट में भी जाओगे तो 3 गवाह पेश करना पड़ता है। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक रखते हैं और यादों में चस्पा रहा जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहास की बृहत प्रक्रियाओं का कारण ढूंढने में अप्रासंगिक होते हैं। ये बातें यहाँ पर है, क्योंकि भैया याद शक्ति में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, कोई सबूत नहीं रहता है ना जी। इसलिए लोग खारिज कर देते हैं और छोटे छोटे अनुभव को लोग इतिहास में शामिल भी नहीं करना चाहते हैं। भारत के विभाजन और जर्मनी के महाविध्वंस जैसे घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कोई कमी नहीं होगी। समझना यहाँ पर, भारत के विभाजन और जर्मनी का महाविध्वंस, इन दोनों घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कोई कमी नहीं है, मौखिक गवाहियों की। लेकिन उनको मानेगा कौन? कोई कमी नहीं है, जिससे पता चलता है कि उनके दरमियान अनगिनत लोगों ने कितनी तरह की और कितनी भीषण कठिनाइयों और तनावों का सामना किया होगा। ये बारे में मौखिक रूप से जो मिलेगा समझने को, सुनने को, वो हमारे आम भाषा में थोड़े मिल सकता है, डायरी में थोड़े मिल सकता है, किसी के सरकारी रिकॉर्ड में थोड़े मिल सकता है जी। जो लोग अपने दिल से बातें बताते हैं उनकी बात अलग होती है। इस प्रकार उनमें रुझानों की शिनाखत मतलब क्या, कितने प्रकार की प्रोबेबिलिटी है, मतलब आशा है कि आ सकता है। तो इस प्रकार इसमें रुझानों का शिनाखत करने और अपवादों को चिन्हित करने के लिए अक्षयों की भरमार है, मतलब सबूतों की भरमार है, लेकिन उसको लेगा कौन? हमारे पास खाने के लिए ढेर है, खरीदेगा कौन? बात यही थी यहाँ पे। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करने, समझना यहाँ पर, अगर कोई लिख दे ये हमारे पिताजी ने लिखा है डायरी, आप देख सकते हैं, इतिहासकार बोलेगा लाओ 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 लाओ, लिखते हैं हम भी लिख लेते हैं, हम भी रख लेते हैं इसको। दूसरा आएगा अरे लाओ लाओ मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। लेकिन वही बतवा आप अपने मुंह से बोलो कि हमारी कहानी है, घंटा कौन नहीं मानेगा। सही बात है, घंटा कौन नहीं मानेगा। लेकिन ऐसा ही घुमा फिरा के बोलो, इतिहासकार लेखक का बाप भी उसको आगे लिख कर लेकर जाएगा। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करके उनसे निकलने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और आंतरिक अंतर विरोधियों के बारे में चौकस रहते हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता को तौल सकते हैं। और सही बात है, कोई भी सबूत उनको मिलता है, कोई भी गवाही मिलता है तो उसमें कितनी सच्चाई है उसको तौल कर देखता था सब इतिहासकार उसको तौल कर देखेगा कि कितना सही है कितना गलत है। इसको हम पॉपुलराइज करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, कितना रुपया नहीं मिलेगा, कौन सा अवार्ड मिलेगा, कौन सा अवार्ड नहीं मिलेगा, ये सब भी देखता है सब भैया। ऐसा ही किसी के बारे में नहीं ना लिख कर भेज देगा सब। इसके अलावा वैसे भी अगर इतिहास में साधारण और कमजोर के वजूदों को जगह देनी है, हम इतिहास में कमजोर और गरीबों को, चाहे जो भी हैं, उनके वजूद को, उनके यादों को अगर हम इतिहास में जगह देनी है तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बंटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित नहीं है। विभाजन के अनुभव पूरे कहानी का इस कदर केंद्रीय इतिहास है कि अन्य स्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्रोतों की जांच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए।
ये बात सही है। किसी चीज को ढूंढना है तो मौखिक चीजों का भरोसा करना पड़ेगा, और मौखिक का भरोसा करना है तो किसी चीज पे भरोसा करना पड़ेगा। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, जांच फांच करने की बात तो नहीं है। विभाजन के अनुभव पूरी कहानी, विभाजन के अनुभव पूरी कहानी का इस कदर केंद्रीय हिस्सा अन्य स्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्रोतों तथा मौखिक स्रोतों की जांच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। ये बात सही हो गया। अलग तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, अलग तरीके का जवाब ढूंढना है, सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अलग तरह के स्रोतों को तो ढूंढना ही होगा। अलग तरह के सवाल का जवाब चाहिए तो अलग सबूत भी चाहिए। मिसाल के तौर पर देखा जाएगा तो सरकारी रिपोर्ट से हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली और तादाद का पता तो चल जाता है कि कितने औरतों का अदला बदली हुआ, तादाद क्या था, लेकिन उन औरतों ने भोगा क्या, उन पर क्या कुछ बीती, इसका जवाब तो सिर्फ वे औरतें ही दे सकती है। कोई सरकारी रिपोर्ट दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। केवल वह औरतें ही बता सकती है कि उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ था। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, कंक्लूजन देते हैं, संक्षिप्त में कुछ यहाँ पर लिखा गया उसको देख लेते हैं। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बंटवारे के बारे में मौखिक ब्यौरे खुद व खुद या आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उन्हें साक्षात्कार के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। साक्षात्कार में भी लोगों के दर्द के एहसास और सूझबूझ से काम लेने पड़ते हैं। इस सिलसिले से सबसे पहले मुश्किल यही होती है कि मुमकिन है इन अनुभवों से गुजरने वाले निहायत निजी आप बीती, मतलब आप पर क्या बीता, निजी आप बीती के बारे में बात करने को राजी ही न हो। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो मिसाल के तौर पर देखेंगे तो कई ऐसी औरतें किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभवों को कैसे बेपर्दा कर देगी, मतलब किसी भी मर्द के सामने अपने यादों को कैसे बता देगी, जिसका बलात्कार किया गया था, अपने बलात्कार की कहानी आपको कैसे बताएगी। किसी भी मर्द को, चाहे किसी भी औरत भी जाकर पूछेगी तो अपने बलात्कार का कहानी कौन बताता है जी। साक्षात्कार लेने वालों को किसी की एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झांकने से आमतौर पर परहेज करना चाहिए। जो लोग भूल चुके हैं उस याद को खुदेरने से कुछ नहीं मिलता है। उन्हें पीड़ित महिला से सघन और उपयोगी जानकारियां हासिल करने के लिए आत्मीय संबंध विकसित करने चाहिए। इसके बाद याद दासत की समस्या आती है। याद नहीं रहता है, इस सब की समस्या आ जाती है, सो अलग है। किसी घटना के बारे में कुछ दशक बाद यह बात पता चले तो लोग क्या याद रखते हैं या भूल जाते हैं, ये सब भी देखना है। यह आंशिक रूप से इस पर निर्भर करता है कि बीच के सालों में उनके अनुभव किस तरीके से रहे हैं, इस दौरान उनके समुदायों और राष्ट्रों के साथ क्या हुआ। मौखिक इतिहासकारों को विभाजन के वास्तविक अनुभवों को निर्मित स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण काम भी करना पड़ता है। पर हम निष्कर्ष देखेंगे तो निष्कर्ष यह है कि विभाजन का एक समग्र वृत्तांत बुनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सबूत होंगे तब जाकर हम एक डायरियां लिख पाएंगे, ठीक है, ताकि हम उससे एक घटना के साथ साथ एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सके और उन लोगों के अनुभवों को समझ सके जो उस समय खौफनाक दौर से गुजर रहे थे। ये तस्वीर देखो, ना तो सभी गाड़ी से यात्रा कर सकते थे और ना ही सभी पैदल यात्रा कर सकते थे। उस समय भी ठेला हुआ करता था, लोग ठेला पर यात्रा कर लेते थे। लेकिन ये तस्वीर उस समय की नहीं है जब आजादी हो रही थी, आजादी की बात की है, जो विभाजन हो रहा था, तो ठेला उस समय भी मिलता था,
जब साइकिल हो सकता है तो ठेला का नहीं हो सकता है? ठेला भी था, ऐसी बात नहीं कि ठेला नहीं था। उस समय का ठेला आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब लोग सफर कर रहे हैं, एक दूसरे का सफर कर ही रहे हैं, करना ही है। जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना भाग के। काल रेखा समझिए इस पूरे पाठ का। 1930 प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल एकीकृत ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार पेश करते हैं। 1933 से 35 कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम पेश किया था। 1937 से 39 ब्रिटिश भारत के 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्ता में आए थे। 1940 लाहौर में मुस्लिम लीग मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया था। 1946 प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस को और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी मिलती है। मार्च से जून में 1946 में ही मार्च से जून में ब्रिटिश कैबिनेट अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली भेजता है। अगस्त में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही के पक्ष में फैसला लेते हैं। 1946 16 अगस्त कलकत्ता में हिंदू सिख और मुसलमानों के बीच हिंसा फूट पड़ती है। कई दिन चलने वाली इस हिंसा में हजारों लोग मारे जाते हैं। मार्च 1947 कांग्रेस हाई कमान पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल हिस्सों में बांटने के पक्ष में फैसला लेता है और बंगाल में भी इसी सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया जाता है। मार्च 1947 के बाद अंग्रेज भारत छोड़ जाने लगते हैं, मतलब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 मतलब वो आज़ादी का रात, बंटवारे का रात। आज़ादी का रात कैसे? हम तो 26 जनवरी 1930 को ही आज़ाद हो चुके थे। ये बंटवारा है। 14 से 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान का गठन होता है, भारत स्वतंत्र होता है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए बंगाल का दौरा करते हैं। बस यहाँ पर अपना पूरा पाठ खत्म। अभी यहाँ पर उत्तर देना है आपको। 1940 के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की थी? पाकिस्तान की मांग की थी और अपने प्रस्तावों में पाकिस्तान नहीं दोगे तो हमें आरक्षण दो, इस बारे में बात थी। आम लोग विभाजन को किस तरह देखते हैं इसके बारे में आप ऊपर पढ़े होगे क्या पढ़े हैं? आप उसको लिखो, इसमें लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। ये निम्नलिखित पर लघु निबंध है। तो ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों किया गया? भारत का बंटवारा क्यों किया गया इसके बारे में आपको डाटा मिलेगा ऊपर। मैं अभी बता सकता हूँ। ये 300 शब्दों क्या, हमको बोलोगे तो 500 शब्दों में बता देंगे ये ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों हुआ था। आपको कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएंगे आपके कमेंट का। प्लीज कमेंट अस और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।